अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेज़न प्रोडक्ट सोर्सिंग का पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे कि ऑर्डर सैंपल जो करना है उसका सप्लायर से उसका क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद जब हमने बात करनी है वो है कि अगर हमने अपना ऑर्डर किसी सप्लायर के साथ, हमारी कोटेशंस रेडी हो गई हैं, फाइनल हो गई हैं, तो हमने क्लाइंट से कौन कौन सी चीज़ें मंगवानी है सप्लायर को देने के लिए। उसके अलावा हमने ऑर्डर प्लेसमेंट किस तरह से करनी है, और जो है नेक्स्ट चीज है थिंग टू डू वाइल, हाँ, आपकी अंडर मैन्युफैक्चरिंग फेज में जब आपकी इन्वेंट्री क्रिएट हो रही होगी, मैन्युफैक्चर हो रही होगी, उसी दौरान आपको क्या क्या चीजें करने की जरूरत है वो देखेंगे। और जब शिपमेंट हमारी रेडी हो जाएगी तो हमने फ्रेट फॉरवर्डर जो हायर करना है उसका प्रोसेस और क्वेश्चंस हम देखेंगे जो हम उससे पूछेंगे। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि ऑर्डरिंग सैंपल फ्रॉम सप्लायर। जब भी मैंने आपको कल भी क्लास में बताया था कि जब भी आपने किसी भी सप्लायर को डिसाइड करना है, फाइनल करना है कि मैं इस सप्लायर से, ये सप्लायर जो है मुझे अच्छा रेट दे रहा है तो मैं इस सप्लायर से अपनी इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करवा लेता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने दो से तीन जो है ना सप्लायर्स को फाइनल करना है, और तीनों से जो है आपने एक एक सैंपल ऑर्डर कर लेना है कि अगर मैं आपसे इन्वेंट्री बनवाता हूं तो आप मुझे प्रोडक्ट किस तरह की भेजेंगे। ठीक है, तो उसका एक सैंपल हमने जो है ना तीनों सप्लायर्स से ऑर्डर कर लेना है। उसका क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले उसने बोला है आस्क हिम इफ ही डू पे फॉर द प्राइस और सैंपल और नॉट। मोस्ट सप्लायर से यस, सो यू जस्ट हैव टू पे द शिपिंग प्राइस। आपकी जो है समटाइम्स क्या होता है, सप्लायर्स कहते हैं कि आप मुझसे सैंपल इसी तरह से मंगवा लें, मैं कोई भी सैंपल के आपसे पैसे नहीं लूंगा। ठीक है, सिर्फ जो शिपिंग के पैसे होंगे कि आप चाइना से आपके एड्रेस तक पहुंचने के लिए जो शिपिंग के चार्जेस होंगे आप वही सिर्फ पे करते हैं। सप्लायर आपसे प्रोडक्ट की प्राइस नहीं लेता। ठीक है, पैसे नहीं लेता वो आपसे। आस्क पैकेजिंग लोगो प्रिंटिंग, आप फिर सप्लायर से बोलेंगे कि आप मुझे इसकी पैकेजिंग भी दिखा देना, प्रोडक्ट जिस तरह से आप पैक करके दोगे, और लोगो प्रिंटिंग जो होगी वो भी मुझे बता देना कि मेरी प्रोडक्ट पे मेरी लोगो किस तरह की या मेरा लेबल किस तरह का लगेगा। उसके बाद आ जाता है नाउ ऑर्डर सैंपल इफ योर प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर एंड कॉम्पिटिटर सैंपल। हाँ, आपने क्या करना है, आपने अपनी एक प्रोडक्ट जो है सप्लायर से मंगवा लेनी है सैंपल की, और एक प्रोडक्ट जो है आपने जो कॉम्पिटिटर अमेज़न के ऊपर चूज किया था, एक प्रोडक्ट आपने उसकी मंगवा लेनी है। ठीक है, आपने उन दोनों को कंपेयर करना है। अगर आपकी क्वालिटी आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के साथ मैच हो रही हो, उस सप्लायर को आपने फाइनल करके उसको जो है ना ऑर्डर दे देना है कि ठीक है तुम मुझसे जो है ना मेरी इन्वेंट्री तुम तैयार कर दो। उसके बाद आ जाता है जी कंसोलिडेशन कंपनी सर्च ऑन, हाँ, इसमें क्या होता है कि आपने क्या करना होता है, आपकी इन्वेंट्री जब भी रेडी हो रही होती है, जब भी बन रही होती है, तो आपका सप्लायर क्या कहता है आपको कि आप जो है ना मुझसे सैंपल मंगवा लें। तो वो सब सैंपल जब शिप करना होगा तो वो शिप कौन करेगा। ठीक है, उसके लिए हम कोई फ्रेट फॉरवर्डर हायर नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डर जो होते हैं उनका काम ये होता है कि वो हमें एक बल्क में इन्वेंट्री जिसके यूनिट्स ज्यादा होते हैं, जिस यूनिट्स की तादाद ज्यादा होती है, 100,000-500 पीसेस की जो है ना इन्वेंट्री हमारे तक पहुंचाते हैं। एक सिंगल पीस अगर हमने मंगवाना हो तो वो बिल्कुल भी एक फ्रेट फॉरवर्डर नहीं भेजता, और ना ही हमें जो है हमारा सप्लायर ये फैसिलिटी देता है कि वो हमें हमारे एड्रेस तक एक यूनिट मंगवा दे या भेज दे। उसके लिए कंसोलिडेशन कंपनी होती है जो कि आपसे लेती है $20-30 तक आपसे ले लेती है, और आपको जो है ना आपकी प्रोडक्ट चाहे वो एक यूनिट है चाहे वो दो यूनिट है, वो आपको जो है ना भेज देती है, शिप कर देती है। ठीक है, उसके लिए आप कंपनीज जो है कंसोलिडेशन कंपनीज आप अलीबाबा से भी सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना एक tiptrans.com के नाम से कंपनी है, उसको भी आप राब्ता करके बोल सकते हैं कि सप्लायर मेरा जो है फलां जगह पे है, तो आप वहां से मेरा एक सैंपल उठा के मेरे घर तक मुझे भेज दें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फाइनलाइज योर सप्लायर। जब भी आपकी प्रोडक्ट जो है कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट की क्वालिटी आपके भेजे गए सप्लायर के सैंपल से मैच हो जाती है तो आप उस सप्लायर को फाइनलाइज कर लेते हैं, उसको ऑर्डर दे देते हैं।
उसके बाद आ जाता है नेगोशिएट फर्दर टू गेट मोर चीपर प्राइस। यस, आप उससे वही है जैसे हम बार्गेनिंग करते हैं, आप किसी फिजिकल मार्केट में भी जाके उनसे बोलते हैं नहीं रेट कम करें, होलसेल में ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो ये चीजें जो है आपने देखनी है, सप्लायर से आपने रेट जो है ना फाइनलाइज करने हैं नेगोशिएशन करने के बाद। उसके बाद आ जाता है जी, हाँ, उसके बाद कंपेयर सप्लायर्स विथ कॉम्पिटिटर सैंपल्स। वही है कि आपने सप्लायर की भेजे सैंपल को जो है कॉम्पिटिटर के सैंपल के साथ मैच करना है, कंपेयर करना है। उसके बाद जो आ जाता है ट्रैक सैंपल, ये भी वही चीज हो गई। उसके बाद आ जाता है हमारा गेट इनवॉइस ऑफ द सैंपल। आपने क्या करना है, आपने जब भी कोई चीज आपने अपने सप्लायर से मंगवानी है या उसको भेजनी है, आपने हमेशा उसकी इनवॉइस जो है वो क्रिएट जरूर करनी है। इसके लिए क्या होता है कि ये फर्दर के जो मतलब इश्यूज होते हैं, ये मतलब ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, आपने पैसे नहीं भेजे थे, या सप्लायर बोल देता है कि आपने मुझे पैसे नहीं दिए, या आप बोल देते हो कि मुझे जो है ना इनवॉइस सैंपल आपका रिसीव नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या होता है कि आपने चाहे छोटी से छोटी चीज मंगवानी है या भेजनी है, आपने उसकी इनवॉइस जरूर लेनी भी है और देनी भी है। उसके बाद आ जाता है जी फर्दर, हम देख लेते हैं कि क्या है। बिफोर ऑर्डर प्लेसमेंट टेल योर क्लाइंट। हाँ, अब अगर आपने जब भी जाहिर है सप्लायर को जब ऑर्डर देना है, तो आपने जो चीजें क्लाइंट से पूछनी है या क्लाइंट से लेनी है वो कौन कौन सी चीजें हैं, उनमें हमने देख लेना है कि जी आप क्लाइंट से हमने पूछना है कि आपके ब्रांड का नाम क्या है। ठीक है, आपको वो अपने ब्रांड का नाम बताएगा जिस नाम से उसने प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल करनी है, वही लेबल जो है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड का नेम लगेगा, लोगो लगेगा। उसके बाद आ जाएगा फाइनलाइज लोगो रिकमेंडेड कलर। इसमें ये होगा कि आपका अगर क्लाइंट का कोई होगा, लाइक कोई उसने ग्राफिक डिजाइनर हायर किया होगा, तो वो क्या करेगा, वो उसको बना के दे देगा, 2-3 लोगो क्रिएट करके दे देगा। या अगर क्लाइंट आपको ही बोल देता है कि आप मुझे जो है ना थोड़ा कोई सिंपल सा ही चाहे हो लोगो आप मुझे क्रिएट कर दो, और आप उसका ना जो मुझसे थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस ले लो। ठीक है, आप 2-3 उसको दिखाएंगे, कलर उससे सजेस्ट करवाएंगे, उसको जो पसंद आएगा वो आप जो है ना लोगो फाइनलाइज कर लेंगे सप्लायर को देने के लिए। फाइल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इफ यू वांट टू रजिस्टर योर ब्रांड। ये ट्रेडमार्क एप्लीकेशन क्या होती है कि आप ने अगर अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना होता है तो उसकी एप्लीकेशन होती है। समटाइम्स क्या होता है, जो क्लाइंट्स होते हैं वो बिना रजिस्टर करवाए ही ब्रांड अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो भी कोई इलीगल तरीका नहीं है, लेकिन ज्यादा जो है ना आसानी और आपके लिए जो है ना सूटेबल काम यही होता है कि क्लाइंट से ये बोल दें कि पहले से ही आप अपना जो है ना ब्रांड को रजिस्टर करवा लें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है योर ट्रेडमार्क नेम शुड बी यूनिक, कि आपका जो ब्रांड का नेम है वो यूनिक होना चाहिए, आपका ट्रेडमार्क यूनिक होना चाहिए। गेट डोमेन फॉर ट्रेडमार्क नेम, ये सारी जो है ये आपको जो ब्रांड रजिस्टर करके देता है ये वही आपको सब चीजें देता है, और ये क्लाइंट के पास मौजूद होती हैं जिन्होंने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया होता है। लेकिन अगर जिस क्लाइंट ने ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाया हुआ तो उसकी सिर्फ 2 चीजें होंगी कि आपने ब्रांड का नेम लेना है उससे, कि वो कोई भी नॉर्मल सा नेम आपको बता दे और उसी नेम पे आप उसको कोई लोगो क्रिएट कर दें जिसको वो फाइनलाइज करके आप सप्लायर को भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी ऑर्डर प्लेसमेंट। ऑर्डर प्लेसमेंट में हमने क्या क्या देखना है। फाइनलाइज द सप्लायर हु मैच कॉम्पिटिटर्स, जी हमने वो वाला सप्लायर फाइनलाइज कर लिया जिसकी प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के साथ मैच हो रही थी। नॉर्मल सप्लायर पेमेंट, हाँ, अब सप्लायर को पेमेंट देने का क्या जो है ना वो प्रोसीजर होता है। उसका प्रोसीजर ये होता है कि 30% जो है वो आपको अपफ्रंट मतलब स्टार्ट पे दे देता है, 30% आपका क्लाइंट जो है वो सप्लायर को एडवांस पे करेगा, और जो है ना 70% जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, पेमेंट होगी, वो आपकी प्रोडक्शन जब तैयार हो जाएगी उसके बाद आप सप्लायर को देते हैं। नॉर्मल फ्रेट फॉरवर्डर पेमेंट ट्रेंड, ये जो है आपने फ्रेट फॉरवर्डर जो हायर करना होता है, जो आपकी डिजायर्ड लोकेशन तक आपकी प्रोडक्ट को भेजता है, इन्वेंट्री को शिप करता है, वो उसकी पेमेंट का मेथड क्या होता है कि आपने 100% उसको एडवांस में ही पे करना होता है। वो ना कि ये कहता है कि 30% आप मुझे एडवांस दे दो और 70% जब शिप हो जाए तब दे देना, ऐसा नहीं होता। आपको फ्रेट फॉरवर्डर को 100% अमाउंट जो है वो एडवांस में ही पे करनी पड़ती है। उसके बाद आ जाती है गेट इनवॉइस फॉर लीगल बिजनेस टाइटल। ये वही है कि आप
समटाइम्स क्या होता है कि अमेजोन में इतने ग्लिचेस आ जाते हैं, इश्यूज आ जाते हैं कि अमेजोन छोटी छोटी बातों पे आपको तंग करने लग जाता है कि आपका ब्रांड रजिस्टर नहीं है, आपने इन्वेंट्री कहाँ से बनवाई है, ये आपकी है भी या नहीं, आपको इलीगल काम तो नहीं कर रहे। तो उसके लिए जो बेहतर चीज ये होती है कि आप जब भी कोई चीज बनवाएं तो आप उसकी इनवॉइस जरूर सप्लायर से लें, ताकि जब भी अमेजोन कोई भी इशू क्रिएट करे तो आप क्या करें, आप उसको इनवॉइसेस शो कर दें कि ये देखो मैंने अपनी सप्लायर से इन्वेंट्री बनवाई, मैंने बारकोड्स खरीदे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ये जो है इन फ्यूचर के इश्यूज से आपको बचा के रखता है। इनवॉइस लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है हमारा पॉइंट क्या है, ऑलवेज पे यूज ट्रेड इंश्योरेंस और पेपैल। इसके लिए क्या होता है कि आपने जब भी सप्लायर को या फ्रेट फॉरवर्डर को पेमेंट देनी होती है तो आप कोई ऐसी वेबसाइट यूज किया करें जो कि ट्रस्टवर्दी हो, जो कि पैसे भेजने में मंगवाने में कोई ज्यादा इशू ना बनाती हो, कोई फ्रॉड ना हो। उसमें आप ट्रेड इंश्योरेंस यूज कर सकते हैं, पेपैल होता है, वेस्टर्न यूनियन और बैंक ट्रांसफर। आपने ये वेस्टर्न यूनियन या बैंक ट्रांसफर नहीं करना तो आपने सिर्फ जो है पेपैल यूज कर सकते हैं, आप ट्रेड इंश्योरेंस यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अली बाबा है आपकी इन्वेंट्री बनने तक आपकी पेमेंट जो है वो सप्लायर को नहीं देता, वो एक थर्ड पार्टी के तौर पे दरमियान में एज अ गारंटियर बैठा रहता है और आपके पैसे जो है फ्रॉड में नहीं जाते, ना ही आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है। You also have to tell your supplier that you wouldn't change your price for at least 6 months। हाँ, इसमें क्या होगा कि आपकी इन्वेंट्री, लेट सपोज आपने 100 यूनिट्स बनवाए हैं या 200 यूनिट्स बनवाए हैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि मेरी प्रोडक्ट चलती भी है या नहीं चलती, और आपकी प्रोडक्ट पे काम इतना अच्छा हुआ होता है कि वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो खत्म हो जाती है 1 ही महीने में या 2 महीने में आपकी इन्वेंट्री खत्म हो जाती है। तो आपने सप्लायर से पहले ही बात कर लेनी है कि एटलीस्ट 6 महीने तक मैं अपनी ये जो है इन्वेंट्री की प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं बढ़ाने लगा, ना ही मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे दूंगा। जो फिक्स हो गया है रेट हमारे दरमियान वो 6 महीने तक यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आपने उसके साथ बात करनी है कि वो आपकी जो टर्म्स है, कंडीशंस जो भी हैं वो उनको मतलब माने या आपके साथ थोड़ा कोऑपरेट करे। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्दर क्या चीज आ रही है यहाँ पर, थिंग टू डू व्हाइल प्रोडक्ट इज अंडर मैन्युफैक्चरिंग। अब आपकी प्रोडक्ट जब इन्वेंट्री आपकी तैयार हो रही होती है तो उसको टाइम लग जाता है, ठीक है। आपका सप्लायर जो है वो आपको टाइम देता है कि मैं तुम्हें जो है ना इन्वेंट्री तुम्हारी 15 दिन में दूंगा, महीने में दूंगा, 1.5 महीने में दूंगा, कुछ भी वो टाइम आपको दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है और आपकी प्रोडक्ट के यूनिट्स कितने हैं, ठीक है। तो उसी दौरान आपने क्या करना है, अब आपने एक इंस्पेक्शन कंपनी का यहाँ पे जो है ना वो तरीकाकार होता है। अब जाहिर है आप चाइना में बैठे सप्लायर से कांटेक्ट करके उसको ऑर्डर दे रहे हैं इन्वेंट्री बनाने का, और आप खुद बैठे हुए हैं कहीं यूके में, यूएसए में या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अब आपको तो नहीं पता कि वो इन्वेंट्री जो बना के दे रहा है वो क्या इन्वेंट्री बिल्कुल ठीक है, या जिस तरह मैंने उसको बोला है क्या उसी तरह से वो प्रिपेयर कर रहा है, या जैसे वो मतलब जितने यूनिट्स मैंने उसको बोले हैं क्या वो उतने ही मुझे पैक करके देगा, या फिर उसकी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी में जो मैंने चीजें भेजनी है उसको, जो पिक्चर्स मैंने उसको बोली हैं क्या वो उसी तरह से बना रहा है। अब हम अपने घर में बैठे इन चीजों को कैसे जज कर सकते हैं, और अंधा यकीन इतने बड़े कारोबार में हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए आपके पास इंस्पेक्शन कंपनीज की जो है ना फैसिलिटी मौजूद होती है। इंस्पेक्शन कंपनीज क्या करती हैं कि इंस्पेक्शन कंपनी आपको ये फैसिलिटी देती हैं कि जब भी आपकी इन्वेंट्री बन रही हो तो आप क्या करें, आप इंस्पेक्शन कंपनी से कांटेक्ट करें और उनको बोलें कि मेरा जो है फलां जगह पे एक सप्लायर है, वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, वहां पे मेरी इन्वेंट्री जो है तैयार हो रही है, मैं आपको अपनी इन्वेंट्री की सारी डिटेल्स भेज देता हूँ। तो आपने वहां पे जाके देखना है कि क्या ये जो सप्लायर है बिल्कुल मेरी डिटेल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या कोई बीच में गलती कर रहा है या कोई इशू क्रिएट हो रहा है। तो वो इंस्पेक्शन कंपनी क्या करती है, वो आपके बिहाफ पे जाके सब कुछ चेक करके आती है और आपकी दी गई डिटेल्स के अकॉर्डिंग, आपके क्राइटेरिया के मुताबिक सब कुछ वो चेक करती है कि ठीक है इस पे जो चीजें हैं मुझे जो बोली गई हैं क्लाइंट्स की तरफ से वो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। आप इंस्पेक्शन कंपनी को भेजने की जरूरत
कब कब होती है, वो होती है कि आप एक बार स्टार्ट में भेजते हैं इंस्पेक्शन कंपनी को, जब आपकी इन्वेंट्री स्टार्ट होने लगती है, ठीक है, जो कि जाके सारी एक बार गाइडलाइन दे आता है सप्लायर को कि ऐसे 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 आपने करना है। उसके बाद एक बार मिड में देनी होती है, जब आपकी इन्वेंट्री अंडर मैन्युफैक्चरिंग फेज में होती है, तो आप फिर एक बार इंस्पेक्शन कंपनी को भेजते हैं कि जाएं देख कर आए, कोई मसला तो नहीं हो रहा या कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, इशू तो नहीं कि क्रिएट होगा। उसके बाद एक बार देखती है जब एंड हो जाता है, मतलब एंड जब आपको सप्लायर ये बोल देता है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो तैयार हो चुकी है, अब इसको यहाँ से उठवाएं और ले जाएं, ठीक है, एक बार तब आप इंस्पेक्शन कंपनी को भेजते हैं कि क्या जितने कॉटन बोले गए हैं, जितने यूनिट्स बोले गए हैं एक कॉटन में उतने ही हैं, या लेबल सही तरह से लगे हैं, या जो भी, ठीक है, जो चीजें आपकी मतलब गाइडलाइंस होती हैं वो उसी के मुताबिक इंस्पेक्शन कंपनी जाके देखती है। उसके अलावा एक और टाइम पे जाती है लोडिंग के टाइम पे, जब आपने प्रोडक्ट अपनी लोड करवानी होती है, चाहे वो फ्रेट फॉरवर्डर कर रहा हो, चाहे वो आपका सप्लायर ही खुद क्यों ना करवा रहा हो डीडीपी में, ठीक है, या फिर एफओबी या एक्स वर्क में आपने जब फ्रेट फॉरवर्डर हायर करना होता है तो मे भी वो फ्रेट फॉरवर्डर हो, ठीक है, लेकिन इंस्पेक्शन कंपनी जो है वो आपके बिहाफ पे जाके सब कुछ चेक करती रहती है। वो एक प्रॉपर टीम होती है जो कि आपके लिए आसानी क्रिएट करती है। इंस्पेक्शन कंपनी कौन सी है? कायमा.com जो है एक इंस्पेक्शन कंपनी है, आप यहाँ से जाके इनको जो है ना इनसे राब्ता कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं और इनको डिटेल्स दे के अपनी इन्वेंट्री के बारे में जो है ना चेक करवा सकते हैं। अभी सोर्सिंग तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, ठीक है, अब नेक्स्ट जो आ जाता है जी वो है हमारी लिस्टिंग। लिस्टिंग अब क्या होती है? आपकी जो अमेज़न के ऊपर शॉप होती है उसको हम लिस्टिंग कहते हैं, ठीक है, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, उसी दौरान आपने क्या करना है, आपने लिस्टिंग का कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करना है। अब इसका कंटेंट क्या होता है वो मैं आपको एक बार जरूर बता देती हूँ। अभी इसका ब्रीफ डिस्कशन करते हैं हम, नेक्स्ट में इंशाल्लाह जब लिस्टिंग के टॉपिक पर हम मूव करेंगे तो इसको मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज एलेबोरेट करके बताऊंगी। लिस्टिंग कंटेंट में सबसे पहले आपकी जो है ना आ जाती है जी आपका टाइटल आ जाता है प्रोडक्ट का। उसके बाद आपके बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं। टाइटल में आप प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही छोटा छोटा कम करके बताते हैं, कुछ 2-3 वर्ड्स बता देते हैं, उसके फीचर्स बता देते हैं, प्रोडक्ट का नाम होता है, आपके ब्रांड का नेम होता है। उसके अलावा आ जाते हैं बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स में आप बिल्कुल एक एक छोटी छोटी चीज को एलेबोरेट करके बता रहे होते हैं कि इसका हैंडल जो है वो क्या काम करता है, इसके ऊपर जो मटेरियल यूज किया गया है उसका क्या मतलब क्या उसका काम है। उसके अलावा आप बताते हैं उनको कि ये जो प्रोडक्ट मैं आपको भेज रहा हूँ इसकी गारंटी कितनी है, इसके लिए आपकी जो है ना सेफ्टी गाइडलाइंस क्या है, वो आप बुलेट पॉइंट्स में बताते हैं। उसके बाद आ जाती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ा बहुत अपने ब्रांड के बारे में बताते हैं और उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में ही उसमें भी बताते हैं कि मेरी प्रोडक्ट जो है ऐसी है वैसी है, बड़ी अच्छी है, ये वो आपने जो है ना वहाँ पे शोखियाँ मारनी होती हैं अपनी प्रोडक्ट की, तो जो ना उसके बारे में आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। उसके अलावा आ जाती है लिस्टिंग कंटेंट में प्रोडक्ट की इमेजेस आ जाती हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट पेज के ऊपर शो हो रही होती हैं। आप 6 से 7-8 प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगा सकते हैं जो आपने डिफरेंट एंगल से ली होती हैं, वो भी उसकी गाइडलाइंस, पिक्चर्स की गाइडलाइंस क्या है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको लिस्टिंग के टॉपिक में बताऊंगी। तो ये है कि आपने अपनी अंडर मैन्युफैक्चरिंग फेज में जब आपकी इन्वेंट्री तैयार हो रही होती है तो आपने जो है ना लिस्टिंग का कंटेंट तैयार करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं 4 महीने बाद या 3 महीने बाद या 2 महीने बाद आपका सप्लायर आपको बोलेगा कि इन्वेंट्री भाई साहब आपकी तैयार हो गई है तभी आपने जो है ना लिस्टिंग की तरफ मूव करना है। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जैसे ड्राफ्ट में रखते रहते हैं हम चीजें, उसी तरह से आपने एक फाइल क्रिएट करते जाना है, उसमें आपने सारा कंटेंट तैयार करते जाना है। सेंड सैंपल ऑफ प्रोडक्ट फोटोग्राफी। टाइप्स ऑफ इमेजेस। टाइप्स ऑफ इमेजेस कौन सी होंगी कि आपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करवानी होती है, ठीक है। आपने जो सैंपल मंगवाया होता है सप्लायर से, आप उसी सैंपल की फोटोग्राफी करवाते हैं। वो आपका क्लाइंट भी आपको करवा के दे सकता है। लाइक अगर आप अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि मुझे मेरी प्रोडक्ट की जो है ना फोटोग्राफी करवा के दो, मैंने यहाँ पे कंटेंट पे लिस्टिंग के कंटेंट में यूज करना है इसको, ठीक है, तो वो आपको बनवा के दे देगा किसी फोटोग्राफर को हायर करके। तो वो बड़े डिफरेंट एंगल से जो है ना बड़ी अच्छी सी तस्वीरें बना के दे देगा आपकी प्रोडक्ट की जो आप यूज करेंगे। उसके अलावा आ जाता है डू नॉट यूज सप्लायर्स इमेजेस। हाँ, सप्लायर्स जो होते हैं उन्होंने अपनी जो है ना
अलीबाबा पे अगर हम गए हैं तो जाहिर है वहां पर उन्होंने अपनी इमेजेस लगाई होती हैं अपनी प्रोडक्ट की कि मैं ये आपको बना के दे रहा हूँ। आपने वो कभी भी जो है ना अपनी लिस्टिंग में जो आपने एक्टिव लिस्टिंग रखनी है और आपने जो है ना वो लोगों को शो करवानी है, कस्टमर्स को शो करवानी है, उसमें आपने कभी भी वो यूज नहीं करनी। हाँ, अगर आप डमी लिस्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ टेस्टिंग मेथड के लिए लिस्टिंग कर रहे हैं, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होती, वो बिल्कुल थोड़े देर के लिए आपको सिर्फ बताने के लिए होती है कि लिस्टिंग में क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या नहीं। तो वो डमी लिस्टिंग में आप यूज कर सकते हैं, ना कि सिर्फ आपकी जो एक प्रोफेशनल शॉप होगी उसमें आप सप्लायर्स की दी गई इमेजेस यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी डिजाइन योर वेबसाइट फॉर पेपैल और ब्रांड ऑल इन वन। ये आपके वेबसाइट बना लेते हैं आप, जिसमें आप पेपैल का अकाउंट दे देते हैं, ब्रांड के बारे में बता देते हैं। तो ये सब वेबसाइट आपकी अपने क्लाइंट का काम होता है, वही आपको बना के दे ना दे वो उसका इशू है, ठीक है, ये कोई इतना कंपलसरी नहीं होता। उसके बाद आ जाती है जी शिपमेंट इज रेडी नाउ हायर अ फ्रेट फॉरवर्डर। अब आपकी शिपमेंट जो है वो 1.5 महीने बाद या 2 महीने के बाद आपकी शिपमेंट रेडी हो गई है, तो आपके सप्लायर ने आपको बोल दिया है कि शिपमेंट रेडी है, इसका उठाओ और यहाँ से ले जाओ इसको यहाँ से। तो उसके बाद हमने जो फ्रेट फॉरवर्डर हायर करना है उसका क्या सीन है और क्या चीज हम लोगों ने उससे पूछनी है, उसमें हमने देख लेना है व्हाट इज द वेट ऑफ अ कार्टन। फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो आपसे पूछेगा कि आपका जो कार्टन है एक, उसका वेट क्या है। अब वेट का लॉजिक क्या होता है कि वेट जो होता है ना, आपको सप्लायर जो है वो आपको वेट बता देता है कि आपका जो एक कॉटन मैंने पैक करके रखा है ना, इसका वेट इतना है, मतलब आप लगा लें कि 4 किलो एक कॉटन का वेट है, ठीक है, 4 किलो वेट हो गया। तो आपसे जो फ्रेट फॉरवर्डर या शिपिंग वाले जो चार्ज करते हैं वो आपको 1 kg के हिसाब से जो है ना चार्ज करेंगे, 1 kg के हिसाब से या 1.5 kg के हिसाब से। ये शिपिंग वालों का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, वो आपको बताते हैं कि अगर आपका वेट जो है ना 1 kg से 1 kg के अंदर अंदर है तो मैं आपसे जो है ना इसके मतलब 20 रुपए लूंगा या 30 रुपए लूंगा या 40 रुपए की बात कर रही हूँ, डॉलर्स की नहीं, ठीक है। मतलब वो आपको केजीज के हिसाब से बताते हैं या एलबीज के हिसाब से बताते हैं कि अगर आप 1 किलो के अंदर अंदर रहते हो तो आपका रेट ये होगा, और अगर 1 किलो से एक मतलब 1 पॉइंट भी आपका रेट आगे चला जाए या ऊपर चला जाए तो आपके पैसे जो हैं वो नेक्स्ट लैब में चले जाएंगे, ठीक है। मतलब एक लैब का रेट जो है ना वो उनका फिक्स होता है। अगर आपका प्रोडक्ट का वेट जो है 3.5 भी है ना, तो वो आपको 4 किलो वाला 3.5 किलो है ना अगर आपके प्रोडक्ट का वेट, तो वो आपको रेट उसका 4 किलो के हिसाब से लगा के देंगे, ठीक है, क्योंकि एक लैब का 1 किलो का रेट फिक्स है, उसमें कोई भी कमी पेशी नहीं है। ना कि आपका ये नहीं है कि आपने अगर आपका पाव की चीज है तो आप पाव का हिसाब लगाएंगे, नहीं, आपके किलो के हिसाब से आपको वेट लगेगा। वेट के चार्जेस होंगे, चाहे वो एलबीस में आपको बताएं या वो जो भी, वो आपको फ्रेट फॉरवर्डर से खुद पूछना पड़ेगा। उसके बाद हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर इन 1 कॉटन, एक कॉटन में कितने, अब ऊपर हमने जो बात किया है वो एक पूरे कॉटन का जो वेट है वो है। अब एक कॉटन के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमने पूछना है, प्रोडक्ट्स कितनी है। अब प्रोडक्ट्स का पता है क्या होता है फर्क, और प्रोडक्ट्स और यूनिट्स में, प्रोडक्ट्स में फर्क ये होता है कि आपने एक आपने मैन्युफैक्चरिंग में एक साइड पे आपने बनवा ली चम्मच और दूसरी साइड पे आपने बनवा ली प्लेट्स, ये दो जो है ना हो जाती हैं प्रोडक्ट्स हो जाती हैं, ठीक है, ये दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हो जाती हैं। अब इन प्रोडक्ट्स की जो है ना आगे यूनिट्स अलग अलग होते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने कोई चीज आप सेल कर रहे हैं, चाहे प्लेट सेल कर रहे हैं, अगर आपकी प्लेट्स एक जो है वो रेड कलर में है और एक दूसरी व्हाइट कलर में, तो वो भी 2 प्रोडक्ट्स हो गई, उनके जो उनके अंडर कितने यूनिट्स हैं उनका हिसाब अलग होता है। उसके बाद आ जाते हैं, हमने पूछना है कि एक कॉटन में कितनी प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉटन्स, अब टोटल कितने कॉटन है वो हमने पूछना है। उसके बाद हमने पूछना है कि हमारी जो है ना कॉटन्स की डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन मतलब वो उसकी हाइट विड्थ लेंथ ये सब उसका क्या है, ठीक है। वेट हो गया, हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉटन्स हो गए, और जो है ना प्रोडक्ट्स इतनी है वो हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फ्रेट फॉरवर्डर के लिए हैं। उसके अलावा जो है हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हमारी ये जो है आज की क्लास एंड हो गई है। इसके मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप ज़रूर पूछें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और लाइक कमेंट और शेयर मेरी वीडियो को ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।